नमस्कार। हिंद किसान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हरवीर सिंह। आज बात करेंगे कृषि विकास दर की और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके हालात की। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि रोजाना देश में करीब 117 किसान खुदकशी कर रहे हैं। 3 दिन पहले जीडीपी के आंकड़े आए हैं और जो जिस तरह का आभास था उसी तरीके के आंकड़े आए हैं। देश की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 24% सिकुड़ रही है, मतलब उसमें गिरावट आई है पहली तिमाही में, अप्रैल से जून के बीच में। लेकिन इसके बीच जो कृषि क्षेत्र है वो एक चमकते सितारे की तरह से दिखा है, क्योंकि इसी दौरान जो एग्रीकल्चर की जो सेक्टर की जीडीपी है उसमें 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत बड़ी आबादी के लिए राहत की बात है। दूसरा, अगर हम जाएं कि इस पूरे मसले पे अगर हम देखते जाएंगे पीछे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 5 बार इस साल के समेत 5 बार उसके कॉन्ट्रैक्ट हुई है, उसमें सिकुड़ी है जीडीपी। और ये जो तिमाही आंकड़े 1996-97 में पहली बार आने शुरू हुए, उसके बाद से पहली बार ये इस तरह की गिरावट हमारी जीडीपी में दर्ज की गई। पिछली बार ये था कि जो भी जब जीडीपी में गिरावट आती थी उसके लिए एग्रीकल्चर को एक बड़ी वजह माना जाता रहा, लेकिन इस बार स्थिति एकदम उलट है। देश के आजाद होने से लेकर अभी तक 5 बार ऐसे मौके आए हैं जब अर्थव्यवस्था में सिकुड़न हुई है, मतलब जीडीपी में बढ़ोतरी की बजाय गिरावट आई है। 1979-80 में पहली बार जब इसके पहले 5.2% हमारी जीडीपी गिर गई थी। लेकिन उस साल एक तो भयानक सूखा था, दूसरे मिडिल ईस्ट में बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे, तेल के दामों में काफी बढ़ोतरी थी। लेकिन ये फैक्ट है कि सूखे के चलते उस साल कृषि क्षेत्र की जीडीपी में 12.8% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके पहले 1972-73 में जब जीडीपी 0.3% गिरी, उस वक्त जीडीपी में एग्रीकल्चर जीडीपी में 5% की गिरावट दर्ज की गई थी। पूरा आपको इतिहास में और पीछे ले जाते हैं। 1965-66 में जब जीडीपी 3.7% गिरी तो उस साल कृषि क्षेत्र में 11% की गिरावट दर्ज की गई। और इसके पहले 1957-58 में जीडीपी में 1.2% की गिरावट आई थी। तो कृषि क्षेत्र की जो जीडीपी थी वो करीब 4.5% गिरी थी। तो इसलिए ये बताना जरूरी है कि अभी तक के जो 5 मौके हैं उनमें 4 बार कृषि क्षेत्र को इसके पीछे वजह भी माना गया। उस वक्त जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी भी ज्यादा थी, लेकिन अब तो काफी कम है, करीब 14% है। लेकिन इस बार कृषि क्षेत्र बेहतर कर रहा है, जबकि इकोनॉमी के बाकी सारे सेक्टर्स का बुरा हाल है। पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं, साल का अंत होते होते लगता है कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा। हो सकता है करीब 10% की गिरावट कुल जीडीपी में आए और कृषि क्षेत्र पॉजिटिव में बंद हो। तो इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एनसीडीसी के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीएन ठाकुर हमारे साथ हैं और भारत कृषक समाज के प्रमुख अजयवीर जाखड़ जी हैं। अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। 31 अगस्त 2020 को जारी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़ों के तहत कवर किए गए 8 कोर सेक्टर्स में से सिर्फ कृषि ऐसा सेक्टर है जिसमें फाइनेंशियल 2020-21 की अप्रैल जून की तिमाही में इजाफा हुआ है। वैसे देश आजाद होने के बाद से ऐसे 5 मौके आए हैं जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटी है। खरीफ सीजन अभी जारी है, लेकिन फिलहाल सामने आए एनएसओ के आंकड़े पिछले रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इसके अलावा जुलाई अगस्त में कृषि क्षेत्र ने भारी निजी निवेश को आकर्षित किया है, जो कि हाल के सालों में खेती छोड़ने वाले किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए असामान्य सा लगता है। लेकिन गांवों में रिवर्स पलायन और भविष्य की आजीविका की अनिश्चितता ने कई लोगों को कृषि पर वापस निवेश करने के लिए मजबूर किया है। अभी तक के 5 मौकों पर इकोनॉमी के पिछड़ने वाले मौकों में से 4 बार खेती के बेहाल होने को भी एक वजह माना गया। आज हाल एकदम अलग है, बाकी कोर सेक्टर हाफ रहे हैं, सिर्फ खेती ने ही इज्जत बचा रखी है। ऐसे में कई सवाल सामने हैं कि अगर वाकई खेती के हाल इकोनॉमी के दूसरे पहलुओं से बेहतर हैं, तो किसान अपनी जान लेने को मजबूर क्यों हैं?
साल 2019 में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी। इनमें 5,957 किसान और 4,324 खेतीहर मजदूर थे। 2019 में आत्महत्याओं के मामलों में 7.4% खेती से जुड़े मामले थे। अगली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े सितंबर अंत में जारी किए जाएंगे, लेकिन पिछले साल भी आर्थिक मंदी के बावजूद कृषि क्षेत्र में हल्की वृद्धि देखने को मिली थी। कुछ लोगों का कहना है कि इससे लगता है कि धीरे धीरे खेती फिर से प्रासंगिक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अजय जी, पहला सवाल मैं आपसे करता हूं कि 50 के दशक में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी जीडीपी में 50% थी, या 15% से कम रह गई है, जबकि बहुत बड़ी आबादी अभी भी कृषि और सहयोगी क्षेत्र के ऊपर ही अपना जीवन बसर करती है। ये जो आंकड़े आए हैं ताजा, जिनका हमने अभी जिक्र किया, वो कृषि क्षेत्र के बारे में क्या कहानी बयां करते हैं, और जो जमीनी हकीकत है उसके कितना करीब है? देखो, अगर आप देखें कि आंकड़ों की बात अगर अलग से करें, अगर ये आंकड़े उस समय के हैं जब लॉकडाउन किया गया, वो 3 महीने के जब साल शुरू होता है फर्स्ट क्वार्टर के, उन महीनों में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो फ्रूट्स की अराइवल है मंडी में वो 52% लेस है, और जो वेजिटेबल्स की है, सब्जियों की जो अराइवल है वो 33% लेस है। तो कुल मिला के सब्जियों की और फलों की जो सेल हो रही है बाजार में, वो ये पहले 1-2 महीनों में 40% से कम हुई है। तो इसका मतलब है किसानों को उनकी फसल का दाम ही नहीं मिला, बल्कि फसल की क्या कहते खरीदारी भी काफी कम हुई, क्योंकि कंजम्पशन कम हो गई है। अगर आप अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेतीबाड़ी ने या एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत बढ़िया करा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और किसान दोनों में थोड़ा अंतर आता है। अगर खेतीबाड़ी अच्छा करता है तो इसका मतलब है कि पैदावार बढ़ी है मौसम के कारण, किसान की मेहनत के कारण। परंतु अगर आप फिगर देखें, जैसे मेरे पास दूसरे आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि फिगर आप देखें कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो फार्म इनकम से जो बढ़ोतरी है उससे ज्यादा है। पहला कारण ये है। और दूसरा कारण है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, शहरों से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, उसमें भी करोड़ों लोग गांव में चले गए हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि ये जो नॉमिनल ग्रोथ दिखाई जा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये रियल टर्म्स में जहां तक फार्मर की लाइवलीहुड की बात है, मेरे हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। ये आंकड़े गलत हैं, और ये आंकड़े भी अगर आप देखें तो ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं। तो ये ठाकुर साहब, यही सवाल जैसे अजय वीर जी कह रहे हैं कि आंकड़े भ्रामक हैं और जो जमीनी हकीकत उसको सही से बयान नहीं करते। उन्होंने खुद ही 2 बातें कही, जैसे फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में नहीं आए, बिके ही नहीं, उसी दौरान में दाम नहीं मिला, मंडी में नहीं आ पाया सामान। तो आप किस तरह से देख रहे हैं ये? मतलब क्योंकि होता क्या है कि जब सरकार आंकड़े जारी करती है तो लोग उस हिसाब से उस सेक्टर को देखते हैं। आपका क्या मानना है इसमें? हर वीर, जिसको आप 2 कंपार्टमेंट में देखिए। जीडीपी एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में ग्रोथ हुआ है 3.4% पॉजिटिव। तो जीडीपी है क्या? जीडीपी है बेसिकली जो उत्पादन या जो सर्विसेज है उसका मौद्रिक मूल्य। तो मौद्रिक मूल्य तो जो किसान ने उगाया या जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी पूरी वैल्यू ये दिखा रही है। अब ये वैल्यू तो दिखा रही है आपको, ठीक है, वैल्यू तो हो गया एक नॉमिनल टर्म में। अब इसके जो इसमें भागीदार हैं, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले, जो इसमें कंट्रीब्यूट करें काम करने में, क्या ये बेनिफिट उन तक पहुंच पाया है? इसको ज्यादा जरूरत ये है कि जो आपका बढ़ोतरी दे रहे हैं 3.4%, लेकिन जो ये बढ़ोतरी दे रहे हैं, क्या वो खुशहाल हैं? क्या वो सुखी हैं? क्या उन तक इसका वैल्यू पहुंच रहा है? तो जो सही कहा जाखड़ जी ने, एक तो सामान नहीं आया, जो आया उसका वैल्यू किसान को मिला नहीं। तो किसान जीडीपी ग्रोथ हम दिखा रहे हैं कि आपका चलो पूरा गुलाबी गुलाबी है, लेकिन वो बेचारा तो फटे हाल है वो जमीन पर। ये अजय जी, एक और पॉइंट मेरा है कि असल में पिछली कई तिमाही से जो है एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो बरकरार है, और जैसे आपने भी सही कहा है कि इसमें बहुत कुछ तो अनुकूल मौसम है,
नेचुरल रीजन है, प्रकृति साथ दे रही है और क्रॉप है, तो वो जब उसको बुआई हो गई तो उसका लॉकडाउन और इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो तो होगा ही, और बाकी किसानों की अपनी मेहनत है। लेकिन सरकार इसमें क्रेडिट लेने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि वो कहा जा रहा है कि साहब एग्रीकल्चर में इतना अच्छा कर दिया, और इसमें सरकार का कहां से अभी रोल आ गया? वो तो रोल तब आता जब, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि दाम ठीक नहीं मिला और मार्केट तक पहुंचा ही नहीं प्रोड्यूस, तो वहां तो कोई मदद मिली नहीं उस वक्त। नहीं, सरकार को पूरा क्रेडिट देना चाहिए। मैं 2 क्रेडिट के उदाहरण देता हूं आपको। आप देखिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी का बढ़ाया गया। हाँ, जब पिछले साल जब इलेक्शन था 2019 में, तो 2018 में 12.9% एमएसपी बढ़ाया गया। इलेक्शन खत्म हो गया, पिछले साल उन्होंने बढ़ाया उसको 3.7%। इस साल जब लॉकडाउन हुआ, जब पूरे हाहाकार मचा हुआ था, तो सरकार ने उसको बढ़ाया 2.9%। तो आप देखिए कि एमएसपी जो चुनाव से पहले वोटों के लिए बढ़ाया गया, लॉकडाउन में वो उसका, मेरा मतलब कि 6 गुना कम हो गया। वो 12.9 से वो 2.9% ही बढ़ाया गया। ये मैं बता रहा हूं कि ये सरकार का क्रेडिट है कि उनकी कोई सोच है, वो पैसे कैसे देना चाहते हैं वो सरकार ही समझ सकती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखें, अगर अपने पैडी पे ही रहें, और भी फसलों की बात कर सकते हैं, पर समय के हिसाब से मैं एक पैडी की, धान की मैं बात करता हूं, तो 2.9% उन्होंने रेट बढ़ाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने पिछले 2019 के मुकाबले। परंतु जो सीएसीपी की रिपोर्ट है वो खुद ही कह रही है कि 5.1 कंपोजिट प्राइस इंडेक्स बढ़ा है पिछले साल से। उसके बावजूद जो जो इन्फ्लेशन है सीरियल्स में वो 8.4% है। तो एक्चुअली में जब तक ये फसल धान की बिकेगी, मेरे हिसाब से तो उसको रियल गेन जो फार्मर को है वो 2019 से भी कम उसको प्रॉफिट होएगा उस पे। और भी आप देखें, मेरा मतलब ऐसे कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि सरकार की पॉलिसी में और हकीकत में क्या हो रहा है उसमें बहुत अंतर है। तो ठाकुर साहब, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, जो दोनों चीजें जिससे मैंने जिक्र भी किया, क्या वाकई सरकार का जो क्रेडिट बनता है, ये तो किसान की मेहनत है और प्रकृति है और अनुकूल वेदर है, मैं ये मानता हूं। और जो 2-3 बातें अजय जी ने कही है कि जब आप एमएसपी बढ़ाते हैं तो आप तो नेगेटिव जा रहा है फार्मर को, तो नेगेटिव रिटर्न है, क्योंकि वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है। जो सीएसीपी खुद बता रहा है उसका जो कॉस्ट इंडेक्स है उससे भी कम है। तो ये तो क्रेडिट किस बात का ले सरकार? देखिए, इसमें क्रेडिट डिस्क्रेडिट तो अलग मुद्दा हो गया। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या जो एमएसपी अभी जैसे जाकर साहब ने छेड़ा, तो पैडी का तो ठीक है, कहीं कहीं तो सरकार खरीद भी लेती है। क्या जितने क्रॉप के एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, सब क्रॉप को सरकार खरीद रही है? क्या सारे जो प्रोड्यूस होते हैं सब किसान एमएसपी पे बेच सकता है इजी वे में? नहीं है पॉसिबल, ना हो रहा है। दूसरा बात, जो ये अगर आप ऐसा माने तो ये गिफ्ट ऑफ गॉड है जो इस बार प्रकृति के माध्यम से मिल गया है लोगों को। ये मैं ऊपर वाले का मेहरबानी मानता हूं कि हमारे साथ नेचर फेवरेबल रहा, सब कुछ ठीक रहा, खेती ठीक हो गई। हाँ। लेकिन खेती में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है अभी जी, जमीन, मेहनत, प्रकृति, ये तीनों चीज सरकारी नीति और पैसे से नहीं चलती है। जमीन किसान की है, वो अपनी जमीन पे मेहनत करता है। तो किसान का सोल और सॉइल, वो अपने आत्मा के लिए खेती करता है, बाजार के लिए किसान कोई खेती नहीं करता। वो तो एक इंसिडेंटल चीज है जो, और 90% किसान को तो मिलता ही नहीं है उतना जितना वो लागत लगाता है। उसकी तो खेती घाटे में है, फिर भी वो खेती किए जा रहा है। उस वैल्यू को आप मोनेटाइज करके कहते हैं जीडीपी ग्रोथ हो गया, लेकिन किसान कहाँ है उगाने वाला? अजय जी, ये आंकड़ों का आपने जिक्र किया, मैं भी एक आंकड़ा बता रहा हूं इसमें कि एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन 2 दिन पहले एक आंकड़ा और आया है जिसमें खेती और उसके काम धंधों से जुड़े लोगों ने 2019 में 42,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं की, और उसमें किसानों की ही संख्या काफी बड़ी है जो 10,000 से ज्यादा है, और उसके पहले साल के लगभग बराबर है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है ताजा। तो ये इतना अच्छा हो रहा है, तो फिर इस तरह की त्रासदी क्यों हमें देखनी पड़ रही है? तो ये दोनों का कोई रिश्ता है कि बेहतर स्थिति है, और ये क्या जमीन पे विकास उतर रहा है और किसानों की जिंदगी में क्या बेहतरी आ रही है इससे? लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो एकदम परेशान करने वाले आंकड़े हैं, वो तो कुछ और कह रहे हैं।
मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरे हिसाब से ये बहुत आंकड़े सही नहीं है जी। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इसमें जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको नहीं गिना जाता है इसमें। और सारे जो ऐसी स्थिति होती है उन सबको आंकड़ों में नहीं लिया जाता। और मैं डेटा से सहमत नहीं हूं। मेरे को लगता है बहुत सारे स्टेट्स में शायद डेटा भी कलेक्ट नहीं किया जा रहा हो। जो पहले रिकॉर्ड था उसके हिसाब से कई स्टेटों का डेटा भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा था। परंतु सरकार ने कोई ना कोई स्कीम चालू करी हुई है लोगों को मदद करने के लिए। जैसे मनरेगा में ज्यादा पैसा लगाया गया, उसी हिसाब से आप पर जो सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि जो गरीबों पे पैसा लग रहा है वो टैक्स गरीबों से ही कलेक्ट किया जा रहा है और वो ही गरीबों को वापस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मतलब बहुत लोगों का कहना है कि केवल इंडस्ट्री को एक लोन वेवर मिले जा रहा है, इंटरेस्ट कट मिले जा रहा है, वन टाइम सेटलमेंट्स हो रही है इंडस्ट्री के साथ, या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जहां पे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ऐसे किसानों की बात नहीं हो रही है। और किसान आज के दिन महसूस करने लगे हैं कि जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है। भाई मैं तो जब से खेत में पैदा हुआ हूं, हमने तो भगवान भरोसे ही सुना है कि भगवान भरोसे ही चल रही है जिंदगी, भगवान भरोसे ही देश चल रहा है। अब इन्होंने उल्टा घुमा दिया, उसको एक्ट ऑफ भगवान की गलती बता दी है। तो मैं तो इन चीजों से, सरकार की स्टेटमेंट से और आंकड़ों से थोड़ा सा दूर ही रहूंगा। परंतु अगर आप उदाहरण भी लें कि किस हिसाब से सरकार कलेक्ट कर रही है, डीजल के ऊपर 45 रुपए का अंदाजे से टैक्स आज के दिन सरकार कलेक्ट करती है। और अगर 1 एकड़ पे आप एवरेज फार्मर की यूटिलाइजेशन लगाएं तो 1200 एकड़ पर इरिगेटेड लैंड का टैक्स पूरे देश में सरकार कलेक्ट कर रही है फार्मर से। वही किसान पीएम किसान के जरिए उसको वापस दिया जा रहा है। ऐसे ही गैस सिलेंडर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत घट गई है परंतु 1 साल के ऊपर, परंतु अपने यहाँ पे जो सब्सिडी सिलेंडर है उसकी कीमत 25% घट गई है। तो मेरा मतलब सरकार को मेरे हिसाब से जो प्रधानमंत्री जी का दफ्तर है, प्रधानमंत्री साहब खुद हैं, मेरे को लगता है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनको सच बात नहीं पहुंचा रहे हैं। और जब तक प्रधानमंत्री जी को ये सच जमीनी सच्चाई का पता लगेगा वो फिर इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो आपके चैनल के जरिए यही कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि आप अपने आर्थिक विशेषज्ञों को थोड़ा खींचिए, ये जो अफसर हैं इनको बदलिए और जमीन पे जो जुड़े हुए हैं उनको बुला के उनसे बात कीजिए और उनकी राय लीजिए। क्या ठाकुर साहब आपका क्या मानना है इसमें जो मैंने जिक्र किया था कि ग्रोथ दिख रही है लेकिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो जाखड़ साहब ने कहा भी एक बात की डिस्कनेक्ट है। जमीनी हकीकत और जो नीति बन रही है उस दोनों में सामंजस्य नहीं है जी। ये तो है। अब किसान सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 90% के आसपास छोटे किसान हैं जी। ये उन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी खेती से आमदनी खेती के लागत से कम है। उसके बावजूद भी जो आपने अनाउंस किया हो कि आपके लिए किसान के लिए ये चीज हम कर रहे हैं, एक सपने दिखा दिए, वो भी नहीं पहुंच रहा किसान के पास। जैसे अपना उपज वो बेच नहीं सकता एमएसपी पर, उसकी घाटे कम ज्यादा हो रही है खेती में, बैंक से कर्जा लेता है या साहूकार से कर्जा लेता है। तो जब इन सब एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कि भाई कुछ नहीं अब वापस कर पाएंगे और इज्जत के लिए मतलब किसान कम से कम इस देश का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा रखता है। उसको अपने आत्मसम्मान पे जहां तक अब तो कंप्रोमाइज करना होगा तो बेचारा फाइनल वो स्टेप ले लेता है। लेकिन ये सत्य है कि जमीनी हकीकत और नीति इस दोनों में कहीं सामंजस्य नहीं है। इसी का ये खामियाजा है कि एक तरफ तो ग्रोथ हो रही है और दूसरी तरफ जो ग्रोथ देने वाले हो बेचारे परेशान हैं। ये अजय जी बताइए, जो आपने शुरू में बात भी की थी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके आंकड़ों को लेकर के बहुत सवाल है। एक तो जो उत्पादन के आंकड़े आते हैं वो एक अनुमान होता है, एस्टिमेट होता है। ये कोई एक तरीके से फैक्चुअली कोई इसका नंबर तो ना तो कलेक्ट किए जाते ना कोई ऐसा कैलकुलेशन है। और दूसरे इस बार जो है तमाम सारा जो बम्पर क्रॉप हुई है, फूड ग्रेन में 5.6% की वृद्धि हुई है रबी सीजन में, लेकिन मार्केट में एक तो जो आपने पेरिशेबल उत्पादों के बारे में कहा था कि उनकी आवक कम रही, लेकिन ओवरऑल भी जो है इस बार आवक में गिरावट आई। तो ये तो तमाम सारे जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके ऊपर ही सवाल खड़ा करता है कि ये जो पूरी जब बिना सच्चे बिना साफ सुथरे आंकड़ों के आप योजना बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, तो फिर तो आप जमीन से आपका कोई नाता ही नहीं रहेगा। देखो
आंकड़ों की बहुत जबरदस्त समस्या है। क्वालिटी ऑफ डेटा जो सरकार के पास है या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा क्या, वो बहुत बुरा है। और बुरे डेटा के ऊपर अगर आप पॉलिसी बनाओगे तो और भी उसके बुरा नतीजा निकलेगा। और हमने बार बार सरकार को कहा है कि एक मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट होना चाहिए जो मार्केट की डेटा भी कलेक्ट करे और फोरकास्टिंग में भी सरकार की मदद करे। अब जैसे मेरा मानना है कि सरकार ने, मैं मानता हूं कि प्रोक्योरमेंट धान की और पल्सेस की भी इस बार बहुत हुई है, परंतु अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि सरकार की अगले कुछ महीनों में उनकी जो ये भंडार उन्होंने इकट्ठे करे हुए हैं धान के, सरकार कहती है, सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इतना आपने अनाज इकट्ठा कर लिया, ये खराब होएगा, इस पे आपका घाटा होएगा। मैं समझता हूं इससे बिल्कुल उल्टा होने वाला है। और अगर आप मेरे को 6 महीने बाद वापस बुलाएंगे अपने चैनल पे तो इसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। पूरे चाइना के अंदर, वियतनाम के अंदर, थाईलैंड के अंदर वर्षा के कारण पैडी की, धान की बहुत ज्यादा इन इलाकों में, देशों में नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि इस बार पैडी के जो प्राइस है वर्ल्ड मार्केट में, वो इंडिया की प्राइस से काफी ज्यादा रहेगी। तो बहुत सारा धान जो सरकार ने इकट्ठा करा हुआ है, जो पूरे इस साल का अच्छे मौसम के कारण जो धान की पैदावार ज्यादा होनी है, वो सारा का सारा मेरे हिसाब से एक्सपोर्ट हो सकता है और उस पर सरकार प्रॉफिट बना सकती है। परंतु जब तक सरकार के पास एक मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट नहीं होएगा, ये आंकड़े सरकार के पास नहीं आ सकते। और आंकड़ों के लिए आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट है जो आंकड़े इकट्ठे करेगा या फोरकास्टिंग करेगा, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे नहीं होना चाहिए, वो फूड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अफसर बैठे हैं फिर वो उससे वही काम करवाएंगे जो वो करवाना चाहता है। बिल्कुल। जबकि हम हकीकत जानना चाहते हैं तो एक इंडिपेंडेंट, आपको एकदम इंडिपेंडेंट यूनिट। तो ये ठाकुर साहब, क्योंकि आप मिनिस्ट्री में भी, अजय जी एक मैं सवाल करता हूं उनसे, आप मिनिस्ट्री में भी रहे हैं, एनसीडीसी में भी रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े सारा आंकड़ों का खेल आप देखते रहे हैं, लेकिन और खुद ये नीति आयोग के मेंबर जो हैं उन्होंने मुझसे बात में स्वीकार किया कि आंकड़ों को की क्वालिटी को लेकर के सवाल है, उस पर कोई कमेटी भी बनाई गई थी। तो जो आधे अधूरे आंकड़े हैं उनको हम दिखा देते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग कैसे ठीक होगी उसके आधार पे? नहीं होगा, क्योंकि आंकड़ा तो बेस होता है डिसीजन मेकिंग का। मैं आपको एक अभी ताजा उदाहरण देता हूं हरवीर जी। अभी 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुआ है। ये पूरा का पूरा बैंक लोन है, बैंक लोन फॉर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ। मोटा मोटी मानिए कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का है जी। दूसरी तरफ आप देखिए 15 लाख करोड़ का कर्ज का है, उसमें से 40% जा रहा है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में, तो 6 लाख करोड़ हो गया। नंबर ऑफ किसान देखिए तो 2003-04 में जब 86,000 करोड़ का क्रेडिट फ्लो था तो 5.5 करोड़ किसान कर्जा ले रहे थे। जब 15 लाख करोड़ का क्रेडिट फ्लो हो रहा है तो 6.5 करोड़ किसान है। तो ये पूरा आंकड़ा देखने से लगता है पूरा एकदम अपेरेंटली लगता है कहीं कोई ब्लंडर है। अजय जी एक टिप्पणी मैं आपसे आखिर में चाहूंगा कि किसानों ने बड़ी मेहनत की कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में, और बहुत सारे लोग गांव में चले गए थे, उससे कुछ हिस्सों में इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ। पंजाब हरियाणा से मजदूर चले गए, वहां पे किसानों को दिक्कत आई। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में मजदूर ज्यादा आए, वहां पे लोकल जो मजदूर थे उनकी भी मजदूरी घट गई क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। तो ये एक असंतुलन भी हुआ, और जाहिर सी बात है कि जो सच्चाई जो है, जो वास्तविकता है, वो सिर्फ इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं होती। एक टिप्पणी आपसे छोटी सी कि आप क्या देख रहे हैं कि कितने सुधार की जरूरत है और जिससे कि स्थिति का सही आकलन हो सके? देखो जी, मैं तो इतना ही चाहूंगा, जिस चीज की जरूरत है कि कोई नया ऑर्डिनेंस ना लिया है सरकार, नए कानून ना बना ले, जहां बैठे वहीं पे रहने दे, इतना ही बहुत है। मैं तो ये कहूंगा, कई बार ना कुछ किया हुआ भी बहुत बढ़िया होता है। तो ठाकुर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? तो यही सुझाव है। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि किसान पे भरोसा कीजिए, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कायम रहने दीजिए और हर वो काम कीजिए जो उनके इस चीज को बढ़ाता है। ज्यादा अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत ना है किसान के। तो ये इस पॉइंट पे कि किसान का भरोसा ज्यादा करें और जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर थोड़ा सा उतना आग बंद करके भरोसा मत कीजिए। इस पॉइंट पे मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, ठाकुर साहब आपका और अजय वीर जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये निकल के आ रहा है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो डीग्रोथ हो गई, एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं वो जमीनी हकीकत के उतना करीब नहीं है जितना के होने चाहिए। और आंकड़ों की क्वालिटी के ऊपर भी सवाल है
क्योंकि अगर इतने हालात अच्छे होते तो किसानों की आत्महत्याएं रुक जाती, ग्रामीण आबादी खुशहाल हो जाती, क्योंकि लगातार हमें ग्रोथ दिख रही है। कहीं ना कहीं नीतिगत असंतुलन है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हिंद किसान की बात में, फिर एक नए मुद्दे के साथ आएंगे आपके पास। नमस्कार।